मेरे पास 5 टॉप लेवल कैंपस ब्यूटी रूममेट्स हैं। रोज रात सोने से पहले हमें पर्ची निकालनी पड़ती है, जिसका नाम निकलता है मुझे उसकी रजाई में सोना पड़ता है। और ये ब्यूटीज गुस्सा होने के बजाय उल्टा मुझे अपने बेड पर सुलाने के लिए आपस में लड़ती हैं, बिना पल के झपकाए घूरेगा। अरे यार, ये जो भी करे मुझे उससे क्या, मैं इसके बारे में क्यों दिमाग खराब कर रही हूँ। मैंने अचानक अपने कदम रोक लिए। बाई तियन तियन ध्यान नहीं दे रही थी और सीधा मेरे पीछे आकर धराम से टकराई। आउच! कमीने फांग युआ, अचानक ब्रेक क्यों मारी तूने। बाई तियन तियन अपना सिर पकड़कर शिकायत करने लगी। तियन तियन, एक काम करते हैं, हम दूसरे गेट से हॉस्टल के अंदर चलते हैं। क्यों? बाई तियन तियन ने मेरे पीछे से आधा सिर बाहर निकाल कर देखा। हॉस्टल के बिल्डिंग के ठीक नीचे लॉन्ग आउतियन हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता पकड़े खड़ा था। उसने आसपास के बहुत से लोगों का ध्यान खींच रखा था। ये आफत का मारा यहाँ क्यों आ गया? सिस्टम, क्या ये ट्रिक सच में ठीक काम करेगी ना? लॉन्ग आउतियन ने अपनी स्लीव्स ठीक की और अपने बाल सेट किए। वो थोड़ा नर्वस लग रहा था। 100% कंफर्म होस्ट, आप बस मेरे बताए हुए स्टेप्स फॉलो करो। ये कैंपस ब्यूटी पक्का आपके जाल में फंस जाएगी। लॉन्ग आउतियन पिछली 2 बार जब रिकारनिएट होकर दूसरी दुनिया में गया था, वो दोनों फैंटेसी स्लैश मार्शल आर्ट्स वाली दुनिया थी। वहां उसके टास्क्स एकदम सिंपल थे। किसी जीनियस बच्चे को उसके बचपन में ही मार डालो। और क्योंकि लॉन्ग आउतियन बहुत ही कातिलाना इंसान था और किसी को जिंदा नहीं छोड़ता था, उसे हमेशा S लेवल रेटिंग मिलती थी। एक बार उसने अपने दुश्मन के पूरे खानदान का दी एंड कर दिया था। पर जब वो वहां से निकलने वाला था, उसने देखा कि टेबल के नीचे एक बच्चा डर के छुपा हुआ है। उसने नीचे बैठकर उस बच्चे से ठीक विलन वाले स्टाइल में कहा था, बेटा, मैं जब तेरी उम्र का था तो तुझसे कई गुना मस्त छुपना जानता था। अगली बार जब हम मिलेंगे मैं तुझे सच में टपका दूंगा। ये बोलकर वो पलटा। बच्चा कांपते हुए टेबल से बाहर आया, पर लॉन्ग आउतियन ने अचानक एक शैतानी हंसी के साथ वापस पलटकर उसे देखा और बोला, लो, हम दोबारा मिल गए। और उसे वही खत्म कर दिया। उस बच्चे को मारने के बाद वो वहां से नहीं गया, बल्कि वही एक कोने में अंधेरे में छुप गया। नॉर्मल ऐसी सिचुएशन में असली हीरो आकर बॉडी पकड़कर रोता है, और ठीक वही हुआ। एक और बच्चा वहां आकर रोने लगा। लॉन्ग आउतियन ठीक उसके सामने प्रकट हुआ। बच्चा डरते हुए बोला, सिग्नल मत खराब कर। पर लॉन्ग आउतियन ने बिना कोई फालतू बात सुने सीधा चाकू चला दिया, ये सोचकर कि शायद इसका दिल राइट साइड हो। किसी नॉवल में उसने पढ़ा था। उसने लेफ्ट राइट दोनों जगह चाकू घुसाया और आखिर में पैर के तलवे में भी मार दिया, ताकि कोई रिस्क ना रहे। इसको निपटाने के बाद वो फिर उसी कोने में छुपा कि क्या पता कोई और आ जाए। उसका लक फाड़ू था। एक और बच्चा आया। इस बार लॉन्ग आउतियन ने उसके सामने एक चाकू और एक कैंडी रखी। अगर इसने बिना सोते चाकू चुना, मतलब इसके अंदर मौत की आग है, इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इसने कैंडी चुनी, मतलब ये अंदर से बहुत शाना है, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर दोनों चुने, मतलब अंधा लालच है, इसे टपकाना ही पड़ेगा। अगर दोनों नहीं चुने, मतलब इसमें पहले से ही बगावत भरा है, इसे तो पक्का मारना पड़ेगा। आखिर में उस बच्चे ने अपनी आखिरी सांस लेने से ठीक पहले लॉन्ग आउतियन को दोनों मिडिल फिंगर्स दिखाई और रोते हुए चिल्लाया, चूतिए, अगर हारने की शक्ति नहीं है तो गेम मत खेल। लॉन्ग आउतियन को लगा था कि इस नए जन्म में भी सिस्टम का रूल पहले जैसा ही मौत के खेल वाला होगा। उसे सपने में भी नहीं पता था कि इस बार इस मॉडर्न सिटी में उसे इन चारों कैंपस ब्यूटीज को पटाना पड़ेगा। उसने आज तक कभी किसी लड़की से ठीक से प्यार व्यार नहीं किया था, तो वो पूरी तरह सिस्टम के भरोसे बैठा था। अच्छा था कि वो एक अमीर लौंडा था और दिखने में भी हैंडसम था, तो ये टास्क इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। होस्ट, मेरी बात पर विश्वास रखो, तुम यहाँ वेट करो। जो भी कैंपस ब्यूटी पहले दिखेगी, सीधा उसके पास जाकर अप्रोच करना। ऐसे ठीक सामने जाकर फूल थमा देना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? लॉन्ग आउतियन ने अपना डाउट पूछा। होस्ट, मैंने आपको फूल डायरेक्ट देने के लिए थोड़ी खरीदवाए हैं, ये सिर्फ एक ठीक इंप्रेशन छोड़ने के लिए है। इंप्रेशन छोड़ने के लिए? हाँ, आपको बस बहुत जल्दी में होने का नाटक करना है। जैसे ही उसके ठीक पास पहुंचो, जानबूझकर फूल उसके पैरों के आगे जमीन पर गिरा देना। फिर घबराने का नाटक करते हुए उन्हें उठाना और सॉरी बोलना, अपना इंट्रो देना। फिर उससे पूछना कि लड़कियों को ऐसे फूल मिलने पर कैसा फील होता है। इससे उसका इंटरेस्ट भी जगेगा और ज्यादा फेक भी नहीं लगेगा। ये एक क्लासिक एक्सीडेंटल रोमांस वाली ट्रिक है, 100% काम करती है। सिस्टम ने फुल कॉन्फिडेंस में बोला, भाई साहब, सुनने में तो सॉलिड लग रहा है। लॉन्ग आउतियन ने सिर हिलाया और हॉस्टल के गेट को घूरने लगा, मन ही मन दुआ करते हुए कि कोई ब्यूटी जल्दी बाहर आए। मे और बाई टियान टियान हॉस्टल के पास एक पेड़ के पीछे छुपकर उसकी हरकतें देख रहे थे। ये आदमी यहाँ क्या नया कांड कर रहा है? बाई टियान टियान ने भौहें सिकोड़ी और धीरे से बड़बड़ाई, पता नहीं, पर उसके हाथ में जो फूल है, मुझे नहीं लगता वो किसी लड़के को देने लाया है। मैंने अपनी आंखों को छोटा करके आइडिया लगाया, तो किसके लिए लाया है? बाई टियान टियान ने मेरी तरफ देखा। शायद तेरे लिए, मैंने थोड़ा सोचकर हिंट दिया। मेरे लिए? बाई टियान टियान की आंखें फटी की फटी रह गई और फिर उसके चेहरे पर एकदम उल्टी वाली एक्सप्रेशन आ गई। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने एक बार बाई तियन तियन को देखा और फिर दूर खड़े लॉन्ग आउतियन को। मैं दिमाग चला रहा था कि इस प्रॉब्लम से आराम से कैसे बचा जाए। एक काम करते हैं, हम पीछे वाले रास्ते से चलते हैं। मैंने आइडिया दिया। पीछे से क्यों जाए? ये हमारा हॉस्टल है, हम क्यों उससे डरकर भागें? बाई तियन तियन ने मुंह फुलाया। ये भी सही है, तो एक काम कर,
तू सामने से जा, मैं पीछे वाले दरवाजे से जाता हूँ। मैं अपना बॉक्स उठाकर दूसरे रास्ते चल दिया। बाई तियन तियन ने जैसे ही देखा कि मैं सच में जा रहा हूँ, वो फटाफट मेरे पीछे भागी। रुक जा, मुझे अकेला मत छोड़। उधर शू जिंगजिंग की हीलिंग स्पीड सच में फाड़ू थी। हॉस्पिटल में टूटी हुई पसलियां सेट करवाने के बाद अब वो काफी हद तक ठीक थी। वैसे तो 2 दिन और आराम करना था, पर हॉस्पिटल का बिल इतना भयंकर और महंगा था कि उसने डर के मारे डायरेक्ट डिस्चार्ज ले लिया। शू जिंगजिंग ने अपने रिस्ट से एक ग्रैपल हुक निकाली और बिल्डिंग्स के बीच उड़ते हुए आने लगी। चेस्ट में अभी भी दर्द था, पर एक निंजा के लिए इस तरह ट्रैवल करना सबसे सस्ता तरीका था। वो एकदम पत्ते की तरह हॉस्टल के ठीक नीचे जमीन पर लैंड की। खिड़कियों को लेकर उसके दिमाग में जो भयंकर खौफ बैठ चुका था, उसकी वजह से उसने डिसाइड किया कि आज के बाद वो चुपचाप दरवाजे से ही रूम में जाएगी। अरे वहाँ खड़े हुए यंग मास्टर है ना, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? यंग मास्टर! शू जिंगजिंग उसकी तरफ भागने ही वाली थी कि उसने अचानक नोटिस किया कि लॉन्ग आउतियन के हाथ में एक बहुत ही प्यारा फूलों का गुलदस्ता था। ये क्या झोल है? शू जिंगजिंग वही जम गई और उसका दिमाग फुल स्पीड में चलने लगा। पहली बात, आज वीकेंड है, स्टूडेंट काउंसिल का कोई काम नहीं होना चाहिए, यंग मास्टर को यहाँ नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, मेरे एनालिसिस के हिसाब से यंग मास्टर के हाथ में फूल है और एकदम VIP पैकिंग वाले, और आज वो प्रॉपरली ड्रेस्ड भी है। वो पक्का किसी का वेट कर रहे हैं। वेट, मुझे समझ आ गया, सच सिर्फ एक है। यंग मास्टर पक्का यहाँ फैंग युआन को ढूंढने आए हैं। वो सच में एक साथ ठीक सेट हो चुके हैं। यंग मास्टर सच में बहुत रोमांटिक है। नहीं, मैं किसी को भी उनके इस रोमांस के बीच में नहीं आने दूंगी। शू जिंगजिंग ने आसमान में जंप मारी, स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस पर लैंड की, 2 नो एंट्री के बैरिकेड्स चुराए और वापस आकर हॉस्टल की बिल्डिंग के आगे रास्ते पर दोनों तरफ सेट कर दिए। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा करके मैंने यंग मास्टर की पक्का सॉलिड हेल्प कर दी है। पता नहीं यंग मास्टर जब जानेंगे तो मेरी कितनी तारीफ करेंगे। इतने बेकार टाइम के बाद आखिरकार मुझे लग रहा है कि मेरा भी कोई यूज है। उधर से ही लिंगलिंग अपनी मोटरसाइकिल चलाती हुई आई तो उसे नो एंट्री का बोर्ड दिखा। आगे वाला रास्ता क्यों बंद है? लिंगलिंग दीदी, आप आ गई? जिंगजिंग, तू यहाँ क्या कर रही है और तेरे सिर पर यह चोट कैसे लगी? ही लिंगलिंग ने नोटिस किया कि शू जिंगजिंग के सिर पर पट्टी बंधी है, पर उसकी हमेशा वाली ठंडी और स्ट्रिक्ट निंजा वाइब के बजाय वो अभी बहुत ज्यादा खुश और स्माइल करती हुई लग रही थी। मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। रही बात चोट की, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तू अपना काम कर, मुझे अब लगता है पीछे वाले दरवाजे से बाइक घुमानी पड़ेगी। ही लिंगलिंग ने अपनी बाइक का हैंडल मोड़ लिया और पीछे वाले गेट की तरफ चली गई। ये सब कांड करने के बाद शू जिंगजिंग खुशी खुशी एक साइड में छुप गई और लॉन्ग आउतियन और फैंग युआन की रोमांटिक डेट का वेट करने लगी। 4 घंटे बाद मेरी ऐसी की तैसी, ये क्या हो रहा है? एक भी कैंपस ब्यूटी अभी तक यहाँ क्यों नहीं दिखी? लॉन्ग आउतियन धूप में खड़ा पागल हो रहा था और गुस्से से फट रहा था। कहाँ है? कहाँ चली गई? हम सब रूम में खड़े थे और देख रहे थे कि बाई तियन तियन अपने लाए हुए डब्बों में पागलों की तरह कुछ ढूंढ रही है। तियन तियन, तू किस सरप्राइज की बात कर रही है? सू याओ याओ ने क्यूरियोसिटी से पूछा। टाइम आने पर तुम सबको पता चल जाएगा। बाई तियन तियन ने एक शैतानी स्माइल दी और अपना सामान ढूंढना जारी रखा। इतनी रात हो गई है, ये सू जिंगजिंग अभी तक वापस क्यों नहीं आई? टोंग नाना थोड़ी टेंशन में लग रही थी। मैंने थोड़ी देर पहले उसे बिल्डिंग के नीचे देखा था, शायद स्टूडेंट काउंसिल के किसी काम में बिजी थी। ही लिंगलिंग ने बीच में बोला। स्टूडेंट काउंसिल का आज कोई काम ही नहीं है और हॉस्टल का गेट बंद होने का टाइम भी होने वाला है। कहीं जिंगजिंग किसी आफत में तो नहीं फंस गई? मेरी सोच में भसड़ मची हुई थी कि आखिर ये लड़की अस्पताल से वापस कब आई और अब कहाँ गायब है। फेंग युआन, तू नीचे जाकर देकर आ। टोंग नाना ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैं जाऊँ? मैं तो अभी अभी नहा कर आया हूँ यार। अगर तू जाकर जिंगजिंग को वापस नहीं लाया ना, तो आज रात तू मेरे बेड पर सोने का ख्वाब छोड़ दे। जाकर टॉयलेट में सो जाना। ही लिंगलिंग ने मेरे कान के पास आकर धीरे से धमकी दी। ठीक है, जा रहा हूँ बाबा। मैंने फटाफट अपना जैकेट उठाया और पहन लिया। आखिर सू जिंगजिंग की बॉडी पर अभी भी चोटें थी और ऊपर से कॉलेज में उसके खतरनाक दुश्मन भी थे। मैं भी फेंग भाई के साथ चलती हूँ, मुझे भी जिंगजिंग की टेंशन हो रही है। सू याओ याओ खड़ी हो गई। ठीक है, तुम दोनों जल्दी जाना और जल्दी वापस आना। मैं और सू याओ याओ जल्दी से नीचे गए और बिल्डिंग के आसपास सू जिंगजिंग को ढूंढने लगे। जिंगजिंग, ओए जिंगजिंग, तू कहाँ है? हम दोनों धीमी आवाज में आवाज लगाते हुए ढूंढ रहे थे। रात की चांदनी कॉलेज के रास्तों पर पड़ रही थी और आसपास एकदम अजीब सा सन्नाटा था। सू याओ याओ ठीक मेरे पीछे पीछे चल रही थी। उसकी भौहें फिक्र से सिकुड़ी हुई थी। मैं बीच बीच में पलटकर उसे देख लेता था। चांद की रोशनी में उसका साइड प्रोफाइल एकदम कातिलाना लग रहा था। उसकी मस्त नाक और हल्के से पुट किए हुए होठ किसी का भी दिल पिघला दे। याओ याओ, एक काम करते हैं, हम अलग अलग रास्तों पर ढूंढते हैं, जल्दी मिल जाएगी। मैंने आइडिया दिया। सू याओ याओ ने सिर हिलाकर मना कर दिया और धीमी आवाज में बोली, नहीं, अगर कोई डेंजर आ गया तो क्या करेंगे? हमारा साथ रहना ही ठीक है। मैंने थोड़ा सोचा और मुझे उसकी बात सही लगी। अगर सू जिंगजिंग को मारने वाला निंजा वापस आ गया तो सच में मैटर हैवी हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलकर देखते हैं। याओ याओ, क्या तू थोड़ा ज्यादा ही चिपक कर नहीं चल रही? मुझे फील हुआ कि सू याओ याओ ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और पूरी तरह मुझ पर झुक रही है। सू याओ याओ का चेहरा लाल हो गया, पर उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। पता नहीं क्यों, कल रात जो कांड हुआ था
उसके बाद से उसके अंदर मुझसे और चिपकने की अजीब सी चाहत बढ़ गई थी। मुझे बस थोड़ा डर लग रहा है फोंग भाई, प्लीज मुझे दूर मत करना, मैं दरख्वास्त करती हूँ। अंधेरे में उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैंने धीरे से अपना हाथ उसकी पकड़ से बाहर निकाल लिया। सू याओ याओ को अचानक सीने में एक भारीपन फील हुआ। उसकी आंखें गीली हो गई। तो क्या सच में वैसा ही है? उसने मायूसी से अपना सिर झुका लिया। क्या ऐसे चलने से तेरा डर थोड़ा कम होगा याओ याओ? मैंने अपने हाथ से हल्के से सू याओ याओ की कलाई पकड़ ली। मेरा हाथ गर्म था और मैंने बहुत नरम तरीके से पकड़ा था ताकि उसे चोट ना लगे। सू याओ याओ 1 सेकंड के लिए जम गई। उसके अंदर का सारा दुख एक पल में हवा हो गया। उसकी गालों पर वापस से ब्लश आ गया और उसके दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन बन गई। फोंग भाई चल, इस तरह तू डर नहीं लगेगा ना? मैंने कूल दिखने का नाटक किया, पर असल में मेरा दिल भी बुरी तरह धड़क रहा था। सू याओ याओ की कलाई इतनी पतली और स्किन इतनी स्मूथ थी कि लग रहा था थोड़ा जोर से पकड़ा तो टूट जाएगी। चल जल्दी से जिंगजिंग को ढूंढकर वापस चलते हैं। सू याओ याओ ने जोर से सिर हिलाया और अपने आंखों के कोने साफ किए। आखिरकार हम दोनों को शू जिंगजिंग एक बड़े पेड़ के नीचे मिल गई। वो पेड़ से लकर बैठी थी और उसने अपनी कताना को कस के गले लगाया हुआ था। वो एकदम बिना हिले डोले पड़ी थी। मैंने सू याओ याओ का हाथ छोड़ा और भागकर शू जिंगजिंग के पास गया। जिंगजिंग जिंगजिंग, मैंने उसके कंधे जोर से हिलाए, पर उसका सिर बस इधर उधर झूल रहा था। कोई रिएक्शन नहीं। कांड हो गया, हम लेट हो गए। फांग भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिंगजिंग बस सो रही है? सू याओ याओ ने मुझे टोकते हुए कहा। मैंने तब नोटिस किया कि शू जिंगजिंग के मुंह से थूक टपक रहा था। तेरी ऐसी की तैसी, फोकट में डरा ही दिया था। ये लड़की यहाँ सोने क्यों आई है? शू जिंगजिंग ने अपना चेहरा मेरे सीने पर रगड़ा और नींद में कुछ बड़बड़ाने लगी। यंग मास्टर, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। फिर उसने मेरी जैकेट से अपना थूक पोंछा और वापस खर्राटे मारने लगी। खैर चलो, शुक्र है ये पागल लड़की ठीक ठाक मिल गई। फैंग भाई, हम जल्दी से इसे वापस ले चलते हैं। हाँ, मैंने सोचा इसके हाथ उठाकर इसे कंधे पर डाल लूं, पर ये अपनी तलवार को इतनी जोर से पकड़े थी कि छोड़ ही नहीं रही थी। मुझे मजबूरी में पहले उसकी तलवार हटानी पड़ी। एक चमक आई। शू जिंगजिंग अचानक नींद में जोर से चिल्लाई और उसकी कताना 1 सेकंड में म्यान से बाहर आ गई। अच्छा हुआ मेरा रिएक्शन स्पीड फास्ट था। मैंने तुरंत अपना सिर घुमाकर इस मौत के अटैक को डॉज कर लिया, पर बेचारी सू याओ याओ का लक इतना सॉलिड नहीं था। तलवार की हैंडल जब झटके से निकली तो ठीक उसके माथे पर जा लगी। कितने सारे तारे हैं। सू याओ याओ की आंखें ऊपर घूम गई और वो वही चक्कर खाकर बेहोश हो गई। मैं जमीन पर बैठा डर से कांप रहा था। सू याओ याओ जमीन पर पड़ी थी। उसके माथे पर एक गोल सा लाल निशान बन गया था और ये सारा झोल करने वाली शू जिंगजिंग अभी भी बिंदास सो रही थी। उसकी टांगे फैली हुई थी, एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में म्यान। भाई साहब, मुझे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि इसके पास नींद में भी ऑटो डिफेंस का सिस्टम है। ये तो गलत बात है भाई। अब मैं क्या करूं? जमीन पर 2-2 कैंपस ब्यूटीज बेहोश पड़ी हैं। मेरा दिमाग ब्लैंक हो रहा था। पहले इसकी तलवार को यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना पता नहीं ये नींद में कब मुझे नया अटैक दे मारे। मैंने एक लकड़ी का डंडा उठाया और डरते डरते उसकी तलवार को साइड करने की कोशिश की। शू जिंगजिंग की बॉडी वापस हिली और उसने सीधा तलवार से उस डंडे पर एक स्लैश मारा। डंडा 1 सेकंड में 2 टुकड़े हो गया। मैंने इस चांस का फायदा उठाया और एक जोर की लात मारकर उसकी तलवार दूर फेंक दी। ह्यू, आखिरकार प्रॉब्लम निपट गई। मैंने बाई टियान टियन को मैसेज किया कि वो लोग नीचे आकर मेरी हेल्प करें। अकेला मैं इन दोनों को उठाकर थोड़ी ना ऊपर ले जा पाऊंगा। दूसरी तरफ लॉन्ग ऑटियन की टांगे खड़े खड़े सुन पड़ चुकी थी। उसे एक कैंपस ब्यूटी की परछाई तक नहीं दिखी। वो लगभग रोने की हालत में पहुंच चुका था। तेरी ऐसी की तैसी सिस्टम, ये सारी ब्यूटीज आकर गायब कहाँ हो गई? हॉस्टल का गेट बंद होने का टाइम आ गया था। लॉन्ग ऑटियन के हाथ के फूल सूकर किसी सड़ी हुई सब्जी जैसे लटक गए थे। शू जिंगजिंग बेवकूफ औरत, ऐसे मेन टाइम पर इसका फोन भी नहीं लग रहा। लॉन्ग ऑटियन गुस्से में अपने फोन को घूर रहा था। होस्ट, एक काम करो, कल वापस आकर ट्राई करना। मुझे अभी भी लगता है कि मेरा ये क्रिएटिव आइडिया बहुत टॉप क्लास है। टॉप क्लास मेरी जूती। मैं एक नंबर के पागल इंसान की तरह पूरी दोपहर से यहाँ खड़ा मक्खी मार रहा हूँ। तेरी इस वाहियात ट्रिक पर भरोसा करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पुचक, हवा फाड़ते हुए एक कताना आकर सीधा घुसी। ये आवाज कहाँ से आई? लॉन्ग ऑटियन इरिटेटेड मोड में था। होस्ट, एक बार जरा अपने पीछे देखना। लॉन्ग ऑटियन ने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे से लगातार खून बह रहा था। पता नहीं कहाँ से तलवार उठी हुई आई थी और सीधा उसके पीछे में धंस गई थी। लॉन्ग ऑटियन की दर्द भरी चीख पूरे हॉस्टल के नीचे गूंज उठी। वापस मेरे पास मैंने सू याओ याओ को उठाकर एक पेड़ के सहारे बिठा दिया था। बड़ा अजीब है, रात के टाइम मुर्गियां क्यों बांग दे रही है? आवाज तो ऐसी ही आई। ठीक उसी टाइम बाई टियान टियन और हे लिंगलिंग दोनों भागते हांफते वहां पहुंचे। फंग युआन, तूने आखिर क्या कांड किया है? इन दोनों के गुस्से भरे सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने बोला, जो भी है, पहले इन दोनों को वापस ऊपर ले चलते हैं। गेट बंद होने का टाइम आ गया है। बहुत सारी जद्दोजहद के बाद हमने इन दोनों को ऊपर पहुंचाया। फेंग युआन, ठीक से पकड़ इसे। अगर तूने याओ याओ दीदी का सिर वापस कहीं लड़ा दिया ना तो मैं तेरा दी एंड कर दूंगी। बाई
वाइट यान टियन दरवाजा खटखटाते हुए मुझे वॉर्न कर रही थी। हे लिंगलिंग मेरे पीछे थी। उसने सू जिंजिंग को अपनी पीठ पर उठाया हुआ था। उसकी सांस फूल रही थी। ये छोटी बच्ची इतनी भारी क्यों है? यंग मास्टर, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। सू जिंजिंग ने हे लिंगलिंग की पीठ पर नींद में बड़बड़ाया। टांग नाना ने दरवाजा खोला और हमारी हालत देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। ये सब क्या भसड़ है? ये इनकी हालत कैसे हुई? उसने जल्दी से आकर हे लिंगलिंग की पीठ से सू जिंजिंग को उतार